हेलो एवरीवन। हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द कंप्रेशन मेंबर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे इसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है, एग्ज़ाम में जो थ्योरेटिकल ज़्यादातर पूछा जाता है, और कुछ बेसिक्स टर्मोलॉजी है जो कि डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्रेशन मेंबर्स, जिस तरीके से हम लोगों ने टेंशन मेंबर देखा है, जिस तरीके से हम लोगों ने फ्लेक्सुरल मेंबर देखा है, उसी तरीके से हमारा दैट इज़ द कंप्रेशन मेंबर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फॉर द डिज़ाइन। चाहे हम यहाँ पे आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें, चाहे हम स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें, तो कंप्रेशन मेंबर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर विच यूज इन द स्टील, विच यूज इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर डिज़ाइन। ठीक है, ठीक है, चलिए आते हैं इसका डेफिनेशन पे आते हैं। तो कंप्रेशन मेंबर हमारा क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर आर दोज स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल अपोजिट कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है कि कंप्रेशन मेंबर हमारा वो मेंबर होगा जिसपे कि हमारा क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन मेंबर हम कहते हैं। स्टील स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द कंप्रेशन मेंबर हमको यूज होता है। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। कंप्रेशन मेंबर यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं और अकॉर्डिंग टू द प्लेस इसका क्या नाम हमारा होता है। अलग अलग जगह इसका अलग अलग नेम हमारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि बिल्डिंग में जो कंप्रेशन मेंबर आता है वो जनरली कॉलम, पोस्ट और स्टैंचन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, कॉलम, पोस्ट और स्टैंचन। ठीक है, रूफ ट्रस में जो हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है वो स्ट्रट होता है। ठीक है, स्ट्रट जो हमारा लाइटली लोडेड कंप्रेशन मेंबर होता है, यानी कि इस पे जो लोड आता है वो क्या आता है, कम हमको आता है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम के रिस्पेक्ट में जो हमारा लोड स्ट्रट पे क्या होता है, कम होता है। क्रेन में भी हमारा एक कंप्रेशन मेंबर होता है जो कि क्या क्या कहलाता है, बूम, उसे हम क्या कहते हैं, बूम। ठीक है, फिगर में यहाँ पे हम लोग देखें कि फिगर के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज को देखें कि हमारा किस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या नेमिंग है। दिस वन इज द कॉलम, ये सब क्या, ये बिल्डिंग्स कॉलम है, बिल्डिंग का ये कॉलम है। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, ये एक पूरा का पूरा शेड है, चाहे इंडस्ट्री में यूज हो रहा हो, चाहे आपका पेट्रोल पंप में शेड देख रहे, रेलवे स्टेशन पे देख ले, ठीक है, बस स्टैंड में देख ले, जो कि हमारा पूरा स्टील स्ट्रक्चर जो शेड हमको बनता है, ये पूरा दिस वन इज द कॉलम। पोस्ट और स्टर्ट जो है वो हमको ट्रस्ट में देखने को मिलता है ज्यादा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ट्रस्ट का पार्ट है। दिस वन इज द पोस्ट, ये हमारा क्या, दिस वन इज द पोस्ट, ये क्या है, दिस वन इज द पोस्ट। ये कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका हाइट क्या होता है, कम होता है। स्ट्रट, दिस वन इज द स्ट्रट, ये जो है दिस वन इज द स्ट्रट, बोथ साइड, दिस वन इज द स्ट्रट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रस में ये चीज हमको देखने को मिलता है, रूफ ट्रस हो गया, या फिर हम आपको ब्रिज में जो हमको ट्रस होता है। नेक्स्ट एक चीज और हम लोगों ने कंप्रेशन मेंबर देखा, दैट इज द बूम। बूम कहाँ में देखने को मिलेगा, क्रेन पे। ठीक है, बहुत सारे बिल्डिंग में क्रेन का यूज होता है, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल, बस एक पैनल को हो गया या किसी भी कंपोनेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या साइड पे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे इसको प्लेस करने के लिए, मूव कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है जिसमें कि पूरा का पूरा केबल्स हो गया, जो हमारा कंपोनेंट्स, ये पूरा ट्रस का जो पार्ट होता है, ये ट्रस की तरह लुक हमारा होता है। दिस वन इज कॉल्ड द बूम, इसे हम कहते हैं क्या, बूम। तो दिस वन इज द ऑल्सो ए कंप्रेशन, वन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो ये कंप्रेशन मेंबर है और ये कहाँ पे किस नाम से ये यूज होता है, ये उसका डेफिनेशन है। अब यहाँ पे बहुत सिलेक्टेड टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और फिर जो हमारा डिजाइन के पर्पज से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द फॉर द पर्पज ऑफ द डिजाइन पर्पज से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम रोल प्ले करता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इट इज द इफेक्टिव लेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट रेडियस ऑफ द गैरेशन। ठीक है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द गैरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट रेडियस ऑफ द गैरेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव भी हम लोग कहते हैं, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द गैरेशन। ठीक है,
सिलेंडरनेस रेशियो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। इसको हम लोग देखेंगे डिज़ाइन में इसका क्या रोल होता है। सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगा या कम होगा तो हम सेक्शन को कैसे सिलेक्ट करते हैं। सेक्शन को सिलेक्ट करना सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हम सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पे हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे, दैट इज़ द FCD, ठीक है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस में हमें सिलेंडरनेस रेशियो के डेटा की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हम सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग देखते हैं KL/R, R इज द पूरा और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू रूट अंडर आई डिवाइडेड बाई ए, रूट अंडर आई डिवाइडेड बाई दिस वन। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, दैट इज रूट अंडर आई डिवाइडेड अपॉन ए। व्हाट इज आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग कॉलम का क्लासिफिकेशन किया गया है, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पूरा का पूरा टेबल है कंप्लीट, ये जो टेबल यहाँ पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रेंज क्या होता है शॉर्ट कॉलम, इफ सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 32 देन इट्स द शॉर्ट कॉलम और द लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना, अगर 32 से कम होता है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द लॉन्ग कॉलम इज मोर देन 120 एंड इन बिटवीन 32 to 120 दैट इज द मीडियम कॉलम, ठीक है। ये सिलेंडरनेस रेशियो का डेटा है। एक और यहाँ पे हम यहाँ पे इस टेबल में एक चीज़ को और ऐड किए हैं, फेल्योर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कॉलम हमें किस तरीके से फेल करता है और लॉन्ग कॉलम हमें किस तरीके से फेल करता है। यहाँ पे हम लोग आगे पूरा फेल्योर कंडीशन देखेंगे, लेकिन टेबल में ये ऐड है तो ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। शॉर्ट कॉलम जो होता है वो क्रशिंग और येल्डिंग की वजह से फेल करता है, क्रश हो जाएगा या फिर येल्ड हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग कॉलम जो होता है वो हमारा फेल्योर कंडीशन जो ज़्यादा क्या होता है, बकलिंग। लॉन्ग कॉलम किसकी वजह से ज़्यादातर फेल करता है, बकलिंग की वजह से। हम लोग आगे थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज द यूलर्स थ्योरी एंड द रैंकान्स थ्योरी, ठीक है। आगे फेल्योर में थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉन्ग कॉलम जो होता है ये यूलर्स थ्योरी ने लॉन्ग कॉलम्स के बारे में डिस्कशन किया था, ओनली फॉर द लॉन्ग कॉलम, ओनली फॉर द लॉन्ग कॉलम। एंड सारे कॉलम के बारे में रैंकान्स ने डिस्कशन किया था। तो ये याद रखिएगा इस टेबल के साथ साथ कि शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा कैसे क्लासिफिकेशन है इस रेंज के अकॉर्डिंग, फेल्योर कैसे होता है शॉर्ट कॉलम, और जो थ्योरी पार्ट है, जैसे क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आता है, यूलर्स थ्योरी से पूछा जाएगा कि यूलर्स थ्योरी जो है ये किसके बारे में डिस्कशन किया, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा डिफरेंट फेल्योर कंडीशन है। फेल्योर कंडीशन यहाँ पे देखिए फिगर में कि किस तरीके से बकलिंग, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन इज द क्रशिंग, क्रशिंग की वजह से ये होता है, एंड इज द शेयर फेल्योर। ये RCC कॉलम के यहाँ पे फिगर लिया गया है। दिस वन इज द बकलिंग पार्ट। बकलिंग पार्ट आपको स्टील स्ट्रक्चर कॉलम में भी देखने को मिलेगा। स्टील स्ट्रक्चर कॉलम आपको इस तरीके से अगर है तो ये बकल कैसे कर जाएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमें इस तरीके से बेंड कर जाएगा। दिस वन इज द बकलिंग, ठीक है। यहाँ पे फिगर में आपको जो दिख रहा है, कंप्रेशन जो है ये क्या करेगा, क्रश कर जाएगा एक पॉइंट से। ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रश करेगा। जैसे ये हमारा क्या हो गया, क्रशिंग हो गया, ठीक है। दिस वन इज द कंप्रेशन। शेयर फेल्योर में पैटर्न देखिएगा, ये जो फेल्योर पैटर्न है ये चीज, यानी एक हिस्सा टॉप एंड बॉटम पोर्शन किसी एक पॉइंट से ये क्या हो गया, बिल्कुल डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। इसको अगर हम लोग फिगर में देखें तो ये इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ये शेयर फेल्योर है। दिस वन इज द शेयर फेल्योर, ठीक है। बकलिंग में क्या होगा, हमारा ये शेप हो जाएगा, बकल कॉलम जो है वो ये शेप हो जाएगा। क्रशिंग में बीच में हमारा क्रश करेगा, इसमें दोनों हिस्से में आएगा। एंड शेयर फेल्योर में ये पैटर्न देखने को मिलेगा। IS कोड ने मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो को यहाँ पे डिस्कस किया है और ये बताया है कि डिजाइन में हमें सिलेंडरनेस रेशियो को कितना रखना है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो कंप्रेशन मेंबर के लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो लिया गया है कितना, 180, 250, ये दो डेटा है फॉर द कंप्रेशन मेंबर। बाकी टेंशन मेंबर के लिए ओवरऑल टेबल है, ये आपको मिल जाएगा IS कोड में, टेबल नंबर 3 आपको IS 800 2007
ये आपको यहाँ पे टेबल आपको IIS कोड में मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर डेटा आपको आता है या ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इससे आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद भी रखना है, एटलीस्ट ये तो आपको डेटा याद रखना है, इन दोनों इसको तो याद ही रखना है कंप्रेशन मेंबर में। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ओनली फॉर द डेड लोड एंड फॉर द लाइव लोड। जहाँ पे अर्थक्वेक लोड को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं वहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम कितना होगा 180। अगर विंड और अर्थक्वेक लोड को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे सिलेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम कितना चला जाएगा 250। ठीक है, बाकी ये टेंशन मेंबर का सिलेंडरनेस रेशियो है, रूफ ट्रस का, सब इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ। दैट इज द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ का डिस्कशन जो है ये पहले से चलता आया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी चलता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ अकॉर्डिंग टू द एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, वर्टिकल हाइट बिटवीन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये याद रखने के लिए ये डेफिनेशन एग्जाम में आता है, वर्टिकल हाइट बिटवीन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट। जहां पे बेंडिंग मोमेंट हमको क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको आगे फिगर में देखेंगे, इस फिगर को क्लियरली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे देखते हैं। सपोज करिए कि हमारा एक कॉलम है। ठीक है, कॉलम, दो कॉलम को ले लेते हैं, यहाँ दो कॉलम से आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, दो कॉलम है। अब यहाँ पे हम कोई भी लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में क्या कर रहे हैं, लोड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी हमने क्या किया, पी लोड अप्लाई किया और यहाँ पे भी पी लोड अप्लाई किया। ठीक है, या एंड कंडीशन पहले देख लेते हैं कि एंड कंडीशन, लोड से पहले एंड कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, सपोज करते हैं कि एंड कंडीशन हमारा क्या है, हम इसको रीस्टेन अगेन रोटेशन एंड पोजीशन दोनों कर रहे हैं। रीस्टेन अगेन रोटेशन पोजीशन दोनों कर रहे हैं, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पोजीशन पे तो हम रोक रहे हैं लेकिन रोटेशन से हम इसको नहीं रोक रहे, यानी रोटेट होने के लिए देख रहे हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारा जो एंड कंडीशन है, इन दोनों पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, रीस्टेन कर रहे हैं। रीस्टेन मतलब क्या हो रहा है, रीस्टेन मतलब क्या होता है, किसी चीज से रोकना। ठीक है, पोजीशन एंड रोटेशन, जैसे कि हमने फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने से क्या होता है कि ना तो ये मूव करेगा और ना ही ये रोटेट करेगा। ठीक है, कोई लोड आने से ये ना ही मूव करेगा ना ही रोटेट करेगा। सपोज करें कि दोनों एंड पर हमने रीस्टेन कर दिया है, तो जब रीस्टेन करेंगे इसके ऊपर कोई भी लोड अगर अप्लाई होगा, आफ्टर अप्लाइंग द लोड, ये हमारे ऊपर कोई इस कॉलम के ऊपर कोई लोड अप्लाइड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ना तो ये यहाँ से बेंड होगा, आप इसको स्केल के थ्रू भी देख सकते हैं। ये क्या करेगा, बेंड होना स्टार्ट होगा, लेकिन ये इस एंड से हट के बेंड होगा, यहाँ से कुछ इस पॉइंट से बेंड होना स्टार्ट होगा। अगर हमने दोनों पॉइंट को रीस्टेन अगेंस्ट रोटेशन और पोजीशन कर दिया है तो फिर ये हमारा कुछ यहाँ पे भी हो जाएगा, ना तो इस पॉइंट पे बेंड होगा ना ही इस पॉइंट पे बेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस दो पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, जीरो। दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इन्हीं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस वन इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, एक कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट हम दे देते हैं और इसको हम रोटेट होने के लिए फ्री कर देते हैं। रोटेट हम करते हैं, एंड पे हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट होने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने रोटेशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे रोटेट हो जाए। अब लोड अप्लाई होगा, लोड अप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे क्या होगा, अब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जस्ट यहाँ पे हमको जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे। और इस एंड को अगर हम फिक्स कर रखे हैं तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट जीरो होना स्टार्ट होगा, और जहाँ पे फिक्स्ड है बेंडिंग मोमेंट हमारा, उससे कुछ आगे तक हमको बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या मिलेगा, किस दो पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट जीरो, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट जीरो। इस वाले एंड पे हमने क्या किया है, रीस्टेन अगेंस्ट पोजीशन बट फ्री टू रोटेट
ठीक है, हमने क्या किया, इसको रोटेट होने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जैसे कि हिंज सपोर्ट हो जाता है, पिन सपोर्ट हो जाता है, रोलर सपोर्ट हो जाता है, उस पॉइंट पे हम लोग देखें, हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में भी देखे हैं कि कैसे बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, देन इस कंडीशन में हमारा जो इफेक्टिव लेंथ देखने को मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एल इफेक्टिव। ठीक है, इस दो चीज को ध्यान में रखना है। एक सपोर्ट होता है फ्री, एक सपोर्ट और हमारा देखने को मिलेगा, दैट इज द फ्री। फ्री का मतलब है कि एंड पे कुछ है ही नहीं, जैसे कैंटिलीवर बीम हो गया, एक एंड फिक्स हो गया, दूसरा एंड क्या हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज को ध्यान में रखना है, रीस्ट्रेन हमारा पोजीशन पे रीस्ट्रेन हो रहा है और रोटेशन पे भी रीस्ट्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टेबल है, तो आईएस कोड ने टेबल को रिकमेंड किया है, एक टेबल ने आईएस कोड ने दिया है पूरे हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग कि किस कंडीशन पे हमको इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। ये आपको एग्जाम में भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना है, एग्जाम में भी इसको आपको देखना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, एज पर द आईएस कोड टेबल नंबर 11, ये कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 45 टेबल नंबर 11 में ये आपको मिल जाएगा। इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ डिफरेंट एंड कंडीशन है, इफेक्टिव हेल इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन अगेन रोटेशन बोथ एंड। ठीक है, यानी दोनों एंड को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। दिस वन इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड दिस वन इज द रिकमेंडेशन वैल्यू। डिजाइन के लिए हम लोग इस वैल्यू को फॉर द डिजाइन को हम लोग इस वैल्यू को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में इफेक्टिव लेंथ के लिए आपको डिफरेंट एंड कंडीशन वहाँ पे दे रखा होगा। आपको डिफरेंट एंड कंडीशन यहाँ पे मैच कराना है, किस एंड पे ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड कंडीशन हमें क्या मिला, वो बोथ एंड कंडीशन, एक एंड कंडीशन को नहीं देखना है, किसको देखना है, दोनों एंड कंडीशन को, हर एक फिगर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये बोथ एंड फिक्स्ड है, ये वन एंड फिक्स्ड है, वन एंड हिंज है। अदर एंड पे इस पे क्या कर रखा है, दोनों एंड पे क्या कर रखा है, रोटेशन भी हो रहा है और लेकिन पोजीशन पे मेंटेन है। इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, एक पोजीशन पे मेंटेन है, रोटेशन है, एक में रोटेशन भी रोक रखे है और पोजीशन पे भी रोक रखे है। ये फ्री है, नेक्स्ट इज द फ्री है। ये आपको एटलीस्ट ये चार कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर एग्जाम के लिए ये डायरेक्टली ये याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और यहाँ से थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो और इफेक्टिव लेंथ और डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज द बकलिंग। बकलिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, बकलिंग जो होता है फेल्योर कंडीशन है हमारा। ठीक है, किस तरीके से हमें बकलिंग होता है, ये यूलर्स थ्योरी बीच में, यूलर्स थ्योरी को हम लोग आगे देखेंगे, यूलर्स थ्योरी पे एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंडीशन है, किस तरीके से फेल करता है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। चलिए बकलिंग को देखते हैं, बकलिंग हमारा क्या क्या होता है और टाइप्स ऑफ द बकलिंग। ये एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट इज दैट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द बकलिंग। बकलिंग आपको मोस्टली यहाँ पे जो मेन जो बकलिंग है उसको डिस्कशन करेंगे, ऐसे तो आपको एक दो बकलिंग और यहाँ पे ऐड हो जाता है, जैसे डिस्टॉर्शन हो जाता है और यहाँ पे ऐड हो जाता है। मेनली जो होता है यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ द बकलिंग होता है। फर्स्ट वन इज द लोकल बकलिंग, ओवरऑल बकलिंग, फ्लेक्सुरल, टॉर्जनल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ फ्लेक्सुरल एंड टॉर्जनल बकलिंग। ठीक है, लोकल बकलिंग क्या होता है, सपोज करिए कि हम कोई एक सेक्शन को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, मान लीजिए कि हम एक आई सेक्शन को यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कोई एक आई सेक्शन है। ठीक है, सपोज करें कि एक हम आई सेक्शन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आई सेक्शन है। आई सेक्शन में दिस वन इज द, ये क्या होता है, दिस वन इज द फ्लैंज एंड दिस वन इज द वेब। ठीक है, तो मान लीजिए कि फ्लैंज में हमारा फ्लैंज और वेब पूरा कंपोनेंट्स हमें मिलके एक पूरा आई सेक्शन और एक सेक्शन को हमारा कंप्लीट कर रहा है। सपोज करें कि वेब में कुछ इशू हुआ या वेब हमारा क्या कर रहा है, बकल कर रहा है। ठीक है, ओनली वेब, कोई एक कंपोनेंट्स पूरे आई सेक्शन में कोई एक कंपोनेंट्स हमारा बकल कर रहा है। ठीक है, सपोज करें कि यहाँ से हमारा क्या बकल कर रहा है, दैट इज द वेब में हमको बकलिंग देखने को मिला, कुछ इस तरीके से बकलिंग देखने को मिला वेब में।
फ्लैंज एज इट इज़ है, फ्लैंज का स्ट्रेंथ मेंटेन है, सारा चीज़ मेंटेन है, फ्लैंज में कोई इशू नहीं हो रहा है। तो किसी भी एक पूरे के पूरे मेंबर के किसी एक पार्ट में अगर हमारा कुछ भी चेंजेस होता है, दैट्स कॉल्ड द लोकल बकलिंग। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, लोकल बकलिंग कहते हैं, जब किसी एक पार्ट के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारा कंप्लीट, अगर हम पूरा का पूरा मेंबर ही अगर हमारा में प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा का पूरा मेंबर हमको बकल हो गया, तो दैट्स कॉल्ड द ओवरऑल बकलिंग। ठीक है, ओवरऑल बकलिंग क्या होता है, पूरा का पूरा मेंबर अगर हमारा क्या हो रहा है, बकल कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड द ओवरऑल बकलिंग। ठीक है, अगर किसी एक पार्ट है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, लोकल बकलिंग क्या होता है, इन दिस एक्सिस स्ट्रक्चर मेंबर डज नॉट चेंज बट इट्स हैपन ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कॉलम, कॉलम के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जनरली बकल क्या करता है, वेब हम वो बकल करेगा, हम आई सेक्शन को अगर हम ले रहे हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉलम ही हमको फेल कर रहा, नहीं, कोई एक पार्ट उसका फेल कर गया, दैट इज द लोकल बकलिंग। ओवरऑल बकलिंग क्या होता है, ओवरऑल बकलिंग क्या होता है कि पूरा का पूरा कॉलम ही हमको क्या कर गया, बकल कर गया। ठीक है, पूरा का पूरा कॉलम क्या कर गया, बकल कर गया। ठीक है, कहाँ हमको देखने को मिलेगा, कॉलम ऑफ द फ्रेम स्ट्रक्चर में ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट इज द ओवरऑल बकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्लेक्सरल, टॉर्जनल एंड टॉर्जनल फ्लेक्सरल बकलिंग। फ्लेक्सरल बकलिंग क्या होता है, फ्लेक्सरल जहाँ पे हमको टॉर्जनल नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे हमको कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ क्या करेगा, बेंड करेगा। ट्विस्टिंग यहाँ पे होने का मतलब क्या है, सपोज करें कि हम यहाँ पे कॉलम ले रहे हैं, बकल क्या हो रहा है, बस ये वाला हिस्सा हमारा क्या कर रहा है, बकल कर रहा है। दिस वन इज द फ्लेक्सरल बकलिंग। ठीक है, दिस वन इज द फ्लेक्सरल बकलिंग। अगर यहीं पर अगर हमारा ट्विस्टिंग अगर ऐड हो जाता है, सपोज करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, यानी कि अब ये जो पार्ट है, यह पार्ट हमारा कैसे चेंज हो रहा है, इस पार्ट में इस तरीके से मूव कर जा रहा है, एज इट इज हमारा है, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा कोई भी मेंबर है तो ये ट्विस्ट करने लगेगा, ये घूमने लगेगा। ठीक है, ये क्या कर जाएगा, यहाँ से यहाँ हमको मूव कर जाएगा। दिस वन इज कॉल्ड द ट्विस्टिंग। तो अगर ट्विस्टिंग जनरेट हो रहा है तो वहां पे हमें फिर टॉर्जनल बकलिंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी केस में किसी भी कोई भी हमारा कंप्रेशन मेंबर, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको बकलिंग हो रहा है, ट्विस्टिंग नहीं है, तो दैट्स कॉल्ड द फ्लेक्सरल बकलिंग। और कोई अगर मेंबर में हमें सिर्फ ट्विस्टिंग हो रहा है तो दिस वन इज कॉल्ड द टॉर्जनल बकलिंग। और कोई ऐसा मेंबर है जहां पे हमें ट्विस्टिंग भी हो रहा है और क्या हो रहा है, बकलिंग भी हो रहा है, दैट इज द फ्लेक्सरल एंड टॉर्जनल बकलिंग। ठीक है, अब इसमें ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टॉर्जनल और फ्लेक्सरल बकलिंग जनरली कहाँ देखने को मिलता है। टॉर्जनल और जनरल जो दोनों, ट्विस्टिंग भी हमको जनरेट होगा और बकलिंग भी हमारा जनरेट होगा, ये हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा जब हमारा कोई भी अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन को जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, ट्विस्टिंग भी देखने को मिलेगा और बकलिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस तरह के फेलियर को हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल एंड फ्लेक्सरल बकलिंग। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसका थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे और रिलेटेड फार्मूला को देखेंगे कि जो यूलर्स थ्योरी और रैंकाइन्स थ्योरी ने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है, कैसे फेल करता है, और उसमें क्या एजम्पशन है, जो कि एग्जाम में एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, एजम्पशन आता ही आता है यूलर्स थ्योरी का। यूलर्स थ्योरी का एजम्पशन को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं।